तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर्या में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में चौथे वीडियो में। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो पढ़ लिया था। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उनके जो स्रोत जानकारी और उनका इतिहास और उनके राजा के बारे में, कैसे वो अस्तित्व में आए और कैसे वो शासन किए। और उसके बाद हम लोगों ने थर्ड वीडियो में पढ़ा था कि उनका प्रशासन के बारे में और उनका कैसे प्रशासन चलता था और उनका कैसे समझ लीजिए तो एक तरह से वो वे वाई से वो चलते थे। आज और हम अभी इस वक्त पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो चौथे वीडियो है और ये लास्ट वीडियो रहेगी। और अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से स्तंभ मिला और गुहा लेख के बारे में, और वेरी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शिलालेख के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। तो फर्स्ट नंबर में आप जान लीजिए स्तंभ। जो स्तंभ थे वो क्या थे? तो जो स्तंभ थे, मौर्य साम्राज्य में माना जाता है कि अशोक ने ये सब शुरुआत करवाए थे। तो अशोक जो शुरुआत करवाए थे, तो अशोक जो स्तंभ थे वो स्तंभ ऐसे होते थे, ऐसे करके स्तंभ बनाया जाता था। और इस पे मान लीजिए कि इस पे कोई भी चित्रकारी यानी कलाकारी दिखाया जाता था और इसको एक प्रतीक के रूप में माना जाता था कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए। तो अभी स्तंभ के बारे में माना जाए तो स्तंभ 7 मिला था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ है उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो ऐसे स्तंभ 7 मिला उसमें से ज़्यादातर बिहार से मिला। आप लोग को ध्यान होगा कि लौरियागंज और अरेराज के क्षेत्र में ज़्यादातर मिला, लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट है हम लोग आज वही पढ़ेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ही पढ़ना चाहिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं स्तंभ के बारे में। तो स्तंभ के बारे में हम लोग जान गए कि एक पिलर जैसा एक आकार होता था। आप लोग भारत का जो चिन्ह है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उनको आप लोग देखे होंगे उसको, तो आप लोग को पता होगा कि ऐसे रहता था बना हुआ और उस पर एक ऐसे करके बनाया जाता था। तो ये आप लोग को ध्यान होगा, समझ लीजिए। तो एक पिलर है और पिलर के ऊपर में एक सिंह का चित्र या घोड़ा का चित्र या जो भी हो वो बनाया जाता था। तो अभी हम लोग जान गए। उसके बाद में अभी हम लोग देखेंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में, हर एग्जाम में एक छोटे मोटे मतलब एक ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो है आपका सारनाथ। तो इसमें से मान लीजिए जो स्तंभ, जो 7 गो स्तंभ थे उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है सारनाथ। तो सारनाथ स्तंभ से हम लोगों को जो भारत का जो चिन्ह है वो मिला, जो इसमें 4 सिंह दिखाया गया था। आप लोग को देखने से पता चलता होगा कि 3 सिंह दिखाई देता है। ऐसे भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है को कितने सिंह दिखाई देते, तो आप लोग एक तरफ से देखिएगा तो मात्र 3 ही दिखाई देंगे, क्योंकि एक सामने से, एक इधर से और एक इधर से बैक वाला दिखाई नहीं देता। तो ये आप लोग जान लीजिए कि 4 सिंह थे। उसके बाद इसमें राष्ट्रीय चिन्ह में क्या क्या चीज़ थे? तो राष्ट्रीय चिन्ह में आपका घोड़ा था, हाथी था हाथी था, सिंह था और बैल था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान रखने का एक अच्छा सा एक आप अंदाज लगा सकते थे। एच इसको बोल सकते हैं यानी हॉर्स, और एच ई यानी एलिफेंट, और एल यानी लायन सिंह, और ऑक्स यानी ओ, यानी किसको आप लोग ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। एच ई एल ओ यानी हेलो, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक ट्रिक बन गया अभी बनाते तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं गुहा लेख के बारे में। गुहा लेख क्या था? तो माना जाता है जब अशोक जब 13वें जब शिलालेख में इसका वर्णन है। अभी हम लोग यहाँ शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग अभी शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। तो माना जाता है कि जब अशोक जब कलिंग पे जब युद्ध किया, उसके बाद उनका जब हृदय परिवर्तन हो गया, तो वो एक धर्म के मार्ग पे चलने लगे। वो भेरी घोष की जगह धर्म की नीति अपना ली और वो स्टार्टिंग किए, वो सेवा करना स्टार्टिंग किए। और बहुत ज़्यादा चीज़ आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें एक गुहा लेख का वर्णन आता है। तो गुहा लेख क्या था? वो बराबर की पहाड़ी में वो काट कर, जैसे पहाड़ी होता है ना, उसको काट के और उसमें एक आजीवक को रहने के लिए उनको बनाया जाता था, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो और वो वहाँ पे अच्छे तरीक़ा से सुचारू रूप से रह सके। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए, एक गुहा लेख का वर्णन मिलता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गुहा लेख की पहाड़ियों किसके लिए बनाया जाता था? तो वो आजीवक के लिए। और आजीवक क्या थे? तो उनका जो बिंदुसार जो पिता थे वो भी आजीवक संप्रदाय के वो उनको मानते थे। तो उसको रखने के लिए ये बराबर की पहाड़ी को गुफा में तब्दील कर दिए थे। यानी कि एक पहाड़ी होता था ना, पहाड़ी, उसको काट के एक अच्छा सा सांचा रूप से बना के और उसमें रहने का योग बनाया जाता था। ये भी माना जाता है कि उसमें पॉलिश वगैरह भी किया जाता था, ताकि धूप से, बारिश से सबसे बच सके। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो अब ध्यान रखिएगा कि गुहा लेख में बराबर की पहाड़ी को
करके और पहाड़ी में आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था। बाद में ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि बाद में जो उनका जो पुत्र यानी कि उसका जो पोता हुआ, अशोक का जो पोता हुआ, अशोक का पोता दशरथ हुआ, वो नागा अर्जुन पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया। जो नागा अर्जुन जो पहाड़ी है उसको काट के और गुफा का निर्माण करवाया। ये भी आप लोग को अभी ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ज़्यादातर हम ऐसा क्वेश्चन आप लोग को लिए लाते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग सेट उठाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर से अभी हम लोग आते हैं स्तूप के बारे में। उससे फिर जो अशोक था वो स्तूप का निर्माण करवाया। इससे हम लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी आप लोग को ध्यान होगा कि सबसे बड़ा स्तूप तो एमपी में है जो सांची का स्तूप, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। माना जाता है उस वक्त के हिसाब से कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ऐसे संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन माना जाता है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अशोक था वो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और स्तूप क्या होता था वो अभी हम लोग जानेंगे। तो देखिए स्तूप ऐसे करके एक गोला करके ऐसे बनाया जाता था स्तूप, और माना जाता है स्तूप ऐसे करके गोला करके स्तूप बनाया जाता था। और माना जाता है कि यहाँ पे जो ये जो अवशेष होते थे स्तूप में, जो अवशेष होते थे, जैसे में ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, यानी बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक होते थे उनका जो अवशेष बचता था उसको यहाँ पे रखा जाता था। और लगभग में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो सबसे महत्वपूर्ण आप लोग जैसे में इंपॉर्टेंस में आते हैं तो एक है सांची का स्तूप जो एमपी में मिलते हैं यानी कि मध्य प्रदेश में, और एक है भरूच स्तूप। ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं शिलालेख में। तो शिलालेख सबसे इम्पोर्टेंट है जो हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और शिलालेख 14 शिलालेख मिला और शिलालेख का काम यही था, शिलालेख बनवाने का रीज़न यही था कि जो अशोक था वो इसको महान क्यों कहे जाने लगा। तो वजह यही सब है। इससे पहले हम लोगों ने दूसरे 3 वीडियो पढ़ लिए थे। 3 वीडियो में आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया हुआ है, वो जाके आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और नहीं देखना है तो जाके आप लोग बुक से पढ़िए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। हाँ, तो अभी हम लोग चलेंगे शिलालेख के बारे में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट शिलालेख है उसी का हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 14 है तो उसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वही मैं लाने की कोशिश किया हूँ। देखिए तो फर्स्ट शिलालेख में वर्णन है पशु बलि की निंदा करना, यानी कि पशु को हत्या नहीं करना है। लेकिन माना जाता है कि जो उनका जो खुद का जो शेड हुआ करता था, जो उनका किचन हुआ करता था, जिसमें मतलब मांस का टुकड़ा मिलने का भी अनुमान लगाया जाता है। तो ये उनका अपना एक मानना था कि पशु बलि निंदा यानी पशु बलि को मतलब हत्या नहीं करना, जीव हत्या नहीं करना, ये फर्स्ट शिलालेख में वर्णन है। फिर दूसरे शिलालेख में चलते हम लोग। दूसरे शिलालेख छोड़ देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं तीसरे में। तो तीसरे शिलालेख में आपको वर्णन है जो 5 साल पे जो वहाँ पे जो देखिए वहाँ पे जो धर्म प्रचार करने वाले व्यक्ति रहते थे उनको आदेश दिया जाता था कि 5 साल पे आप जाइए और भ्रमण कीजिए और धर्म प्रसार कीजिए। तो ये शिलालेख तीसरे वर्णन में, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। और चौथे वर्णन है, जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जो चौथा शिलालेख में वर्णन है जो देखिए यहाँ पे देखिए भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। तो भेरी घोष क्या होता है, धम्म घोष क्या होता है, वे अभी हम लोग जानेंगे। तो देखिए भेरी घोष का मतलब होता है कि जो युद्ध की नीति होती है ना उसको छोड़ देना, यानी युद्ध की नीति छोड़ के और धर्म की नीति पे चलना, यानी कि भेरी घोष की जगह क्या धम्म घोष की स्थापना करना। तो ये अशोक के सबसे इंपॉर्टेंट में से शिलालेख में से आते हैं। और ये शिलालेख कहाँ से मिले अभी हम लोग जानेंगे। तो शिलालेख का टोटल वर्णन है 14 और आगे अभी हम लोग जानेंगे कि इसको पढ़ने का सबसे पहले पढ़ा कौन और इस शिलालेख का खोज कब हुआ ये हम लोग आगे जानेंगे। तो इससे पहले जान लीजिए शिलालेख कितने हुए। तो 14 एक एग्जाम में आया हुआ बीपीएससी से 2003 में शायद आया हुआ क्वेश्चन है कि शिलालेख की संख्या कितनी थी। तो आप लोग को ध्यान रहेगा आप तो कि 14। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वही हम लोग आज लेकर आए हैं। तो देखिए फर्स्ट शिलालेख के बारे में आप लोग जान गए कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। और पशु बलि की निंदा यानी कि पशु की हत्या नहीं करना है और उसका मीट नहीं खाना है, उसका मांस नहीं खाना है। लेकिन उनका जो खुद का शेड था, उनका जो खुद का जो किचन था उसमें मांस का टुकड़े मिलने का अनुमान भी लगाया जाता है। आप लोग बुक से पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा। उसके बाद फिर तीसरा शिलालेख उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो तीसरा शिलालेख में वर्णन है कि धर्म
5 साल के उपरांत पे करना है। यानी कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति रहते थे उनके दरबार में उन लोगों को आदेश दिया जाता था कि 5 साल जैसे ही हो गया तो आप जाइए और जाके धर्म का प्रचार कीजिए। तो फिर हम लोग जानेंगे चौथा शिलालेख में। तो चौथे शिलालेख में वर्णन है कि आप भेरी घोष को बंद करके और धर्म की नीति पे अपनाना है, यानी कि युद्ध की नीति छोड़ के अब धर्म की नीति पे अपनाना है, यानी युद्ध को छोड़ देना है। क्योंकि 13वें शिलालेख से वर्णन है कि वो जब कलिंग पे जब विजय पा लिए थे, वहाँ पे जब युद्ध किए थे तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और हृदय परिवर्तन होने के बाद वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। आप लोग को पता होगा कि बौद्ध धर्म अपनाने का रीज़न था कि उनका जब हृदय परिवर्तन हुआ तो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थी, उनसे वो दीक्षा लिए थे। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो पिछली वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग बुक से जाके पढ़िए और सेट मारिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बुक से पढ़िए और सेट मारिए। मैं अपने फ़ायदा के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मेरा वीडियो देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो देखिए, पहले बुक से पढ़ लीजिए, लेकिन हाँ, और वीडियो वैसा वीडियो देखिए जो आप लोग को इम्पोर्टेंट हो। और वीडियो देखने का रीज़न यही होता है कि आप लोग वीडियो देखिए और सेट मारिए, तब आप लोग को पता चलेगा कि वाकई में आप लोगों ने जिस वीडियो पे इतना टाइम दिया, जिस वीडियो के आप लोगों ने सुना और जिसको आप लोगों ने देखा, उससे आप लोग का क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर क्लियर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वो वीडियो को देखना आप लोग बंद कीजिए और टीचर चेंज कीजिए। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। तो चलिए फिर हम लोग आगे भी चलेंगे, ज़्यादा मैं बात कर लेता हूँ फिर भी मैं आगे चलेंगे। देखिए चौथा में हम लोग पढ़ लिए कि इसमें भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष का स्थापना करने का बात कहा गया। उसके बाद 5वें शिलालेख में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना, यानी कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना है, 5वें शिलालेख में वर्णन है। फिर चलेंगे 7वें एवं 8वें शिलालेख में। तो 7वें एवं 8वें शिलालेख में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अशोक जो था वो तीर्थ यात्रा किए थे, यानी कि वो कहाँ कहाँ गए थे उसका उल्लेख आपको 7वें और 8वें शिलालेख में मिलेगा। यानी कि देखिए जो 7वां और 8वां शिलालेख है उसमें तीर्थ यात्रा का उल्लेख है, जो अशोक तीर्थ यात्रा जो किया था उसका उल्लेख है। और फिर चलेंगे हम लोग 10वें शिलालेख में, यानी टोटल हुए 14। हम लोगों ने मात्र जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने अभी यहाँ पे नोट डाउन किया और आप लोग भी नोट डाउन कीजिए। और हम लोग चलेंगे 10वें शिलालेख में। तो 10वें शिलालेख में कहा गया है कि हमेशा प्रजा के हित के बारे में आप लोग सोचिए। जो वहाँ पे जो दरबार में जो उनका जो मंत्री हुआ करते थे और दरबारी हुआ करते थे और वो व्यक्ति होते थे जो राजा के हेल्प के लिए रखा जाते थे, उनको बोला जाता था कि आप लोग हमेशा जो उनके हित में, प्रजा के हित में, जो उनका जो संख्या था, जो दरबार के जो रहते थे उनको बोला गया था कि आप लोग जनता के हित में सेवा दीजिए और हित में यानी कोई भी फैसला दीजिए ताकि उनका वो रक्षा कर सके। तो हमेशा प्रजा के हित में सोचने के बारे में वो लोग बोलते थे। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2003 के बीपीएससी में एसएससी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी भी हो सके तो आगे जाके आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, क्योंकि ग्रुप डी में तो मात्र एक क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मात्र एक ही क्वेश्चन होते हैं, वही आप लोग को 70 से 71 तक लेकर जाएगी। तो वो क्वेश्चन है आपका ये 13वें शिलालेख के बारे में। तो 13वें शिलालेख में यही उल्लेख है, जब कलिंग युद्ध पे जब ये कलिंग से जब युद्ध करके आए थे तो इनका जो हृदय परिवर्तन हो गया था, इसका वर्णन है आपको 13वें शिलालेख में। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो देखिए 13वें शिलालेख में वर्णन है कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन, यानी कलिंग जब वो उड़ीसा क्षेत्र में जब युद्ध करके आए थे अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए, वहाँ से जब युद्ध करके आए, जब वहाँ पे देखे किसी का पिता की मृत्यु हो गई थी, किसी के पति का देहांत हो गया था, किसी के बच्चा रो रहा था, तो ये देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वो उसी वक्त से वो प्रण ले लिए कि मैं अब धम्म की, वो उसी वक्त से क्या बोलते हैं हृदय परिवर्तन हुआ और वो इसी वक्त से वो प्रण ले लिए कि मैं भेरी घोष को मैं छोड़ के और धम्म की नीति पे चलूँगा। और भेरी घोष क्या है, तो वो युद्ध की नीति को छोड़ के और धर्म की यात्रा पे वो निकल पड़े। और उसके बाद बहुत ज़्यादा, तभी तो इनको महान अशोक महान के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे इतिहासकार इनको महान के नाम से जानते हैं, बहुत सारे इतिहासकार में वर्णन है क्या है वो हम लोग आगे जानेंगे। तो देखिए ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को फिर से अभी देखने को मिलेगा कि मान लीजिए शिलालेख तो है वर्णन, जब शिलालेख वर्णन है तभी तो हम लोग अभी जान पाए, लेकिन ये शिलालेख सबसे पहले खोजने का श्रेय किसको जाता है और खोजा कौन, तो ये अभी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए शिलालेख का जो खोज का वर्णन होता है जो 1750 ईस्वी पादरी फ्रेंथियर ने खोजा था, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर अभी मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, उसमें देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने टिक लगा के रखा। देखिए अशोक के शिलालेख को प्रथम पढ़ने वाले व्यक्ति देखिए यहाँ पे। और ये भी देखिए तिरहमा में देखिए ये RTS 1999 और 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी आपका BPSC 2008, SSC 2012 और CGPSC 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग बुक ज़रूर लीजिए, क्योंकि बुक से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं सामने बुक रखता हूँ और मैं छाँट लेता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये ज़्यादातर सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ सब सारा क्वेश्चन है। ग्रुप डी के वगैरह में मात्र एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हो सके तो कभी कभी तो बिल्कुल नहीं आता है। जब से पैटर्न चेंज हुआ, जब से हिस्ट्री के बारे में पूछा जाए, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा, तो मात्र एक दो क्वेश्चन आ गया तो आ गया। अगर आप लोग ग्रुप डी का स्पेशली तैयारी करते तो आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए मैथ पे, साइंस पे और रीजनिंग पे, और ज़्यादा करंट अफेयर्स पे ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी करते तो मेरे साथ जुड़ के रहिए, क्योंकि मैं भी सिविल सर्विसेज का तैयारी करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो पढ़ता हूँ और मुझे जो लगता है कि ये संभावना हो सकता है उसको मैं लेकर आऊँगा। तो फिर अभी हम लोग देखिए कि जो शिलालेख का जो खोज है वो 1750 ईस्वी में पादरे फ्रेंथर नामक एक अंग्रेज थे, वो खोजे थे। क्योंकि इंडियन थे नहीं, देखिए इनका नाम सही लगता है, आप लोग छांट सकते थे 1750 में। और फिर जब ये खोज दिए कि अशोक का भाई शिलालेख है, आप लोग को भी पता होगा कि अशोक का नाम कैसे, अशोक वर्धन, ये भी आप लोग से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी आप लोग को पता है कि जब ये खोज दिए तो ये भी भाई ऐसा नहीं कि हिंदी अभी के जो वर्तमान है जो हिंदी इंग्लिश ऐसा नहीं इस चीज़ में लिखा हुआ था। इनका भाषा ऐसा था कि वो लोग पढ़ नहीं पाते थे कि कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि उस वक्त चलता था खरोष्टी चलता था, ब्राह्मी चलता था और ग्रीक चलता था और अरामाइक चलता था। यानी 4 भाषा वो लोग चलता था, 4 लिपि में लिखा गया था। ऐसा नहीं है कि अभी के लिपि के हिसाब से यानी कि हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो या संस्कृत में हो या उर्दू में हो तो पढ़ लिया जाए, यानी कि वो ऐसा लैंग्वेज था वो कोई पढ़ नहीं पाया। तो लगभग देखिए 1750 में वो खोजा गया कि यहाँ पे शिलालेख है। तो शिलालेख है किसका भाई? तो शिलालेख है अशोक का। और उसके बाद खोजने का श्रेय जाता है पादरे फ्रेंथर का, और पहली बार पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप का। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा हुआ रिपीटेशन क्वेश्चन ये वाला, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं सबसे बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा लाने की कोशिश करूँगा ना जो वाकई में एग्जाम में आएगा और आया हुआ क्वेश्चन का। तो ये आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि जेम्स प्रिंसेप जो पहली बार पढ़ने में सफलता कौन पाया था? तो जेम्स प्रिंसेप। और खोजने का सफलता किसको जाता है? तो पादरे फ्रेंथियर का। देखिए यहाँ पे नाम है पादरे फ्रेंथियर, जो 1750 ईस्वी में खोजा था। और पढ़ने में इतना टाइम लगा था, देखिए 1837 तक लग गया था यानी पढ़ने में। यानी कि आप लोग सोच सकते हैं खुद कि कौन सा कैसा लैंग्वेज लिखा होगा कि वो पढ़ने में इतना दिक्कत हुआ था। फिर अभी हम लोग चलेंगे शिलालेखों पे, यानी कि कौन सा लिपि का प्रयोग हुआ था वो अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए शिलालेखों पे ब्राह्मी, खरोष्टी, अभी मैंने बताया कि ब्राह्मी, खरोष्टी या ग्रीक और अरामाइक भाषा में उसमें लिखा हुआ था। आज थोड़ा सा गर्मी कम है इसलिए मुझे पसीना नहीं आ रहा है। फिर देखिए हम लोग कौन कौन सा था? ब्राह्मी था। जो ब्राह्मी था वो सबसे ज़्यादा शेष भारत में मिला, और एक खरोष्टी था, एक ग्रीक था और एक अरामाइक था। ये भी आप लोग से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्रीक एवं अरामाइक किस जगह से यानी कहाँ से ज़्यादातर मिलता है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा कि जो ग्रीक एवं अरामाइक जो भाषा है वो आपको अफ़गानिस्तान तरफ से देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग फिर जानेंगे कि खरोष्टी का जो लिखा है वो कहाँ से लिखा है, तो वो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, उत्तर पश्चिम और नल्ला पाकिस्तान से। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ब्राह्मी। तो ब्राह्मी जो बच गया वो शेष भारत में, जो ब्राह्मी बच गया वो शेष भारत के बारे में बताएगा। तो ये भी आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि ब्राह्मी लिपि किधर से किधर की ओर जाती है और खरोष्टी लिपि किधर से किधर की ओर लिखी जाती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन हो सके तो कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम यही सब एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक अब मेन पॉइंट हम लोग को याद रखना है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद मेन पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि जो 7वां शिलालेख था वो सबसे लंबा शिलालेख है। जो 7वां शिलालेख था वो सबसे लंबा शिलालेख है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि पढ़ाई का दूसरा नाम है रिपीट, और रिपीट करने से बहुत ज़्यादा याद होता है। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। तो देखिए यहाँ से रिपीट कर देखिए, तो स्तंभ के मामले में पूछा जाए तो स्तंभ मिला था 7, यानी टोटल स्तंभ कितना मिला था? 7। उसमें से जो इम्पोर्टेंट आपको लगे और मुझे जो लगा और जो मैंने बुक से मैंने 5-6 बुक में रखा हूँ इसके बारे में पढ़ाने के लिए, और खुद मैं स्टडी करता हूँ, सेल्फ स्टडी, और यूट्यूब का सहारा लेता हूँ। और मैं वहाँ से मैं देखा तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगा ये सारनाथ, तो मैंने इसको नोट डाउन किया।
और आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। सारनाथ जो था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहीं से 4 सिंह का वर्णन मिलता है और राष्ट्रीय चिन्ह का वर्णन मिलता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने सिंह का वर्णन मिलता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 4 दिखता है मात्र 3, एक आपको इधर से और एक इधर से भी देखेगा तो मात्र 3 दिखेगा, लेकिन टोटल होता है 4। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े गुहा लेक के बारे में। तो गुहा लेक क्यों बना, तो आप लोग को पता है कि आजीवक को रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया और उसको पॉलिश किया ताकि उसमें से बारिश ना आए, उसमें आंधी ना जाए और उसमें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा जो नागा अर्जुन है, जो दशरथ है, वो नागा अर्जुन पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया और नागा अर्जुन के पहाड़ी में जो निर्माण करवाया तो दशरथ कौन था, तो दशरथ अशोक का पुत्र था, यानी कि अशोक का पुत्र था, सॉरी पुत्र नहीं यानी कि पोता था, अशोक का पौत्र यानी पोता, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े स्तूप के बारे में। माना जाता है कि 84,000 स्तूप का निर्माण करवाए थे अशोक। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सांची का स्तूप, जो सबसे बड़ा स्तूप है, और वो कहाँ है, तो एमपी मामा की नगरी, यानी कि मामा जो वहाँ के अभी सीएम है, सीएम है, उनका नाम मामा के नाम से वो प्रसिद्ध है। आप लोग को पता होगा कि कौन है, शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा बोलते हैं, वो है। तो वो स्तूप सांची का स्तूप और एक भरहुत स्तूप, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। फिर हम लोग ने अभी पढ़ा शिलालेख के बारे में। तो टोटल शिलालेख कितना हुआ, तो 14 शिलालेख हुआ और सबसे प्रथम शिलालेख है पशु बलि की निंदा। फिर हम लोग दूसरा छोड़ दिए, तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसमें है धर्म प्रचार 5 वर्ष पे, यानी कि 5 वर्ष के उपरांत पे, यानी धर्म प्रचार का उल्लेख किया गया कि 5 वर्ष जैसे ही तो धर्म प्रचार में निकल जाना चाहिए, उनका जो उसमें रहने वाले व्यक्ति थे उनको बोला गया था। फिर हम लोग ने पढ़ा चौथा, तो चौथा में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाना, यानी कि भेरी घोष यानी कि जो युद्ध की नीति थी उसको छोड़कर और धर्म की नीति पे जाना था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़े सातवां एवं आठवां। तो सातवां एवं आठवां में लिखा है तीर्थ यात्रा, यानी अशोक कहाँ कहाँ गए थे। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि अशोक कहाँ कहाँ धर्म यात्रा किए थे, ये भी हम लोग अभी जानेंगे। तो अशोक कहाँ कहाँ गए थे वो जानेंगे। और 13वां सबसे इंपॉर्टेंट है कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन, ये भी आपसे आया हुआ क्वेश्चन है बुक में। अभी भी मेरा बुक है सामने रखा हुआ, उसमें भी आपको मैं नोट डाउन करके दिखा दूंगा कि वो लिखा हुआ क्वेश्चन है शिलालेख के बारे में, ये 13वां शिलालेख के बारे में। फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा शिलालेख की खोज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिलालेख के बारे में कि 1750 ईस्वी में पादरी फ्रेंथर नामक एक व्यक्ति ने इसको पढ़ने का श्रेय पाया और खोजने का श्रेय पाया, और पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को, जो 1837 ईस्वी में है। इसमें पूछा है कि सबसे एक क्वेश्चन है 2003 में, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले शिलालेख पढ़ने का श्रेय किसको जाता है। तो ऑप्शन है बहुत सारा, आप उसको छांट सकते हैं, तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा उसका आंसर। फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा शिलालेख का जो लिपि था, कौन सा लिपि था, तो 4 लिपि था, एक ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, चलिए फिर से ध्यान रखिएगा कि शिलालेख तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीक एवं अरमाइक का जो कहाँ से जो मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपका अफगानिस्तान में, ये भी अफगानिस्तान से, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और खरोष्टी आप लोग को मिलता है उत्तर पश्चिम नल्ला पाकिस्तान से, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग फिर देखिए जो ब्राह्मी बच गया, ब्राह्मी माफ़ कीजिएगा, ब्राह्मी ऐसे होगा, ब्राह्मी जो शेष भारत से मिला। उसके बाद अभी हम लोग मेन पॉइंट के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में आपको जरूर से जरूर आएंगे, और ये भी आते हैं और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टोटली। तो ये हम लोग देखेंगे। देखिए जो 7वां शिलालेख है सब वो सबसे लंबा शिलालेख है। अभी हम लोग पढ़े स्तंभ, गुहालेख, स्तूप, शिलालेख, तो जो 7वां शिलालेख है वो सबसे लंबे शिलालेख है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे धर्म प्रचार के बारे में। तो आप लोग अच्छा से ध्यान होगा कि जब अशोक अपना जो पुत्र था, एक पुत्र महेंद्र और पुत्र देखिए महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा, उसको श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए भेजे थे, क्योंकि अशोक जैसे ही युद्ध किए उसके बाद वो उनका जो हृदय परिवर्तन हो गया, और हृदय परिवर्तन होने के बाद वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजे थे, तो श्रीलंका। ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन, अगर ना पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं रहता तो मैं इसको जरूर नहीं लाता। और ये भी आपका ध्यान में रखने योग्य बात है कि जो धर्म प्रचार के लिए जो पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को वो कहाँ भेजे थे, तो श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना भी इन्हीं के शासनकाल में चलता था, यानी कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति होती थी ताकि वो धर्म के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बता सके और
माना जाता था इसी वक्त से मूर्ति पूजा का भी शुरुआत हो गया था और सब लोग मूर्ति वगैरह पूजने का श्रेय मतलब पूजने लगे थे। फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे कि शिलालेख, स्तंभ लेख, स्तूप का निर्माण वो अशोक ने ही करवाया था। यानी कि शिलालेख, स्तंभ, स्तूप का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। तो शिलालेख के बारे में हम लोग जान गए, स्तंभ के बारे में जान गए, स्तूप के बारे में भी जान गए कि क्या होता है। तो आप लोग को भी पता होता है कि शिलालेख, जैसे अभी मान लीजिए शिलालेख का वर्णन आप लोग मान लीजिए कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है ना कि ये चीज़ ना छुए। तो वो एक मतलब एक ऐसा चीज़ रहता है ना कि उसके बारे में लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे क्या होगा। कहीं लिखा रहता है कि शेरों से सावधान, तो उसको भी आप लोग शिलालेख की तरफ से मान सकते हैं। यानी समझने के लिए मैंने अभी बताया। कहीं के बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है कि डैश डैश डैश, यानी कुछ लिखा हुआ रहता है जिसमें लिखा रहेगा कि आप लोग जाइएगा कहीं रेस्ट्रिक्टेड एरिया में तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि शेरों से सावधान। यानी मैं भी गुजरात गया था तो वहाँ पे बहुत सारा जंगल वगैरह हुआ करता था, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता था कि शेरों से सावधान। यानी कि वहाँ पे शेर का आहट होती थी, इसलिए वहाँ पे लिख दिया जाता। तो उसी टाइप से उस वक्त के हिसाब से शिलालेख बना था। यानी कि उसके बारे में पूरा टोटल वर्णन किया जाता था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है। तो शिलालेख वही हुआ। और उसके बाद हम लोग स्तंभ जाने, तो स्तंभ आप लोग को पता है कि पिलर की तरह ऐसा करके बनाया हुआ रहता है और उस पर यहाँ पे कोई भी चीज़ का ऐसे करके लगा दिया जाता है, जिसमें सिंह हो गया, बैल हो गया, हाथी हो गया, चाहे जो भी चीज़ है। उसके बाद हम लोग जाने स्तूप। तो स्तूप आप लोग जान लीजिए पटना के अगर गोल घर आप लोग देखे होंगे तो सेम स्तूप ऐसे ही करके होता है। यानी कि इस आकार का स्तूप होता है, इस आकार का स्तूप होता है। और स्तूप में माना जाता है कि जो अवशेष जो बच जाते थे बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष, तो उसको इसमें रख दिया जाता था। जान के उसके बाद इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद हम लोग जानेंगे धर्म यात्रा के बारे में। तो देखिए अशोक जब 10वें वर्ष में गए थे बोध गया, ठीक है, और 20वें वर्ष में गए थे रुम्नी देई। यानी कि देखिए फर्स्ट बार में गए थे 10वें वर्ष में कहाँ गए थे तो बोध गया, और 20वें वर्ष में गए थे रुम्नी देई। देखिए धर्म यात्रा किए थे। ये आपका यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ कहाँ गया, यहाँ 5वें शिलालेख में इसका 5वें धर्म प्रचार 3 तीर्थ यात्रा 7वें एवं 8वां में दिया हुआ है आपका वर्णन तीर्थ उल्लेख। देखिए तीर्थ का जो यात्रा किए थे वो उल्लेख है। तो ये कहाँ किए थे, तो पहला 10वें वर्ष में गए थे, कहाँ बोध गए। ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 10वें वर्ष में यानी कि कहाँ गए थे और 20वें वर्ष में कहाँ थे। 10वें वर्ष में गए थे बोध गया और 20वें वर्ष में गए थे रुम्नी देई। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा अगर शिलालेख के बारे में माना जाए तो वो थे रुम्नी देई। ये सबसे छोटा शिलालेख है, ठीक है, ये सबसे छोटा शिलालेख था रुम्नी देई। सबसे बड़ा है आपका, सबसे बड़ा कहाँ गया, 7वां शिलालेख सबसे बड़ा था, रुम्नी देई सबसे छोटा था। और ये आप लोग के क्रम, ये जो धर्म की यात्रा में जब किए थे ना, यानी कि वो क्या कहते हैं, जो तीर्थ यात्रा किए थे, तो सबसे पहले गए थे गया, फिर गए थे कुशीनगर। आप लोग गया को पता, कुशीनगर पता होगा, बौद्ध धर्म अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। और उसके बाद फिर लुम्बिनी गए थे, लुम्बिनी देई यानी लुम्बिनी, और फिर गए थे श्रावस्ती, और फिर सारनाथ, और फिर कपिलवस्तु। तो यानी ये इनका क्रम हुआ। आप इसको एक नंबर, ये फर्स्ट में यहाँ गए थे, सेकंड में यहाँ, थर्ड में यहाँ, फोर्थ में यहाँ, और 5 में यहाँ, और 6 नंबर में यहाँ। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक बार फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक रिकैप करते हैं। तो देखिए अगर भाषा के बारे में पूछे तो लिपि के बारे में पूछे तो 4 लिपि में हम लोग को शिलालेख पे वर्णन मिलता है। तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ लिया खरोष्टी कहाँ से मतलब विकास मिला, तो कहाँ से अभी उसका श्रेय मिला, और कहाँ पे वो अभी फ़िलहाल वर्तमान में भी माना जाए तो वो अफ़गानिस्तान साइड से मिला था। और खरोष्टी कहाँ से मिला था, तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। और बाद बाकी जो बच गया था वो मिला था शेष अपना भारत से। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये पढ़ने के बाद आप लोग याद रखिए कि 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख था। और ये भी याद रखिए कि जब उनका जो पुत्र था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, उसको कहाँ भेजे थे, तो श्रीलंका भेजे थे धर्म प्रचार के लिए। भी आप लोग ध्यान रखिए। और बस इतना ही है, आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें मैं टिक लगा देता हूँ, आप लोग बुक से मिला लीजिएगा। अगर ना मिलेगा तो फिर हमको कमेंट्स में बताइएगा कि नहीं ऐसा कुछ करके कुछ है नहीं। तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला, यानी इसमें जो मुझे लगा क्या, जो एग्ज़ाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही मैंने आज लेकर आया। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुष्यशुंग मित्र के बारे में कि बृहदत्त की हत्या वो 185 ईसा पूर्व में कौन किया था, तो पुष्यमित्र किया था। और पुष्यमित्र कौन था, तो उसका जो सेनापति था वही था, और उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद ब्राह्मण समाज का स्थापना हुआ। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए और सेट मारिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िए और सेट मारिए। सेट मारने से पता चलेगा कि वाकई में ये एग्ज़ाम आता है कि नहीं तो आप लोग को कोई बुरोक बना के चला जाएगा। कोई आया कुछ बोल दिया कि ऐसे है वैसे है, ये है वो है, फलना है ढमकाना है, बोला, आप लोग उसके बाद में जाइएगा और आप समझ रहे हैं कि क्या होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इतना जब टाइम किसी को देते हैं
तो जेन्युइन पढ़िए, अच्छे पढ़िए और जो आपको बेहतर लगे उसी से पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने फ़ायदा के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी है आपका फ़ायदा के लिए मैं सोचता हूँ और सोचते रहूँगा आगे भी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिससे समझ में आए उसी से पढ़िए आप लोग ज़रूर। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि पढ़ने के बाद एक बुक लीजिए और उससे सेट मार के देखिए। अगर आप लोग सेट में अगर क्वेश्चन अगर ये बन रहा है तो समझिए कि पढ़ा रहा है जो मास्टर जो पढ़ा रहा है, यानी कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। अगर नहीं बन रहा है, अगर उसमें कोई दिक्कत होता है तो आप लोग ज़रूर बताइए कि हाँ इसमें सर दिक्कत होता है। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग टीचर ज़रूर चेंज कीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ पढ़ते इंसान का दाढ़ी-वाढ़ी सब पक जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ होने को है नहीं। और ऐसा पढ़िए जिससे सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हम लोग सिलेक्शन के लिए ही पढ़ते हैं, ठीक है? और ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए। तो चलिए कि इसी के साथ मैं अपना क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग सेट ज़रूर मारिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेट मारिए। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।